अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी PML क़ाफ यानी चौधरी बिरादरान पहले ही नैब की वजह से भी हुकूमत से नाराज नजर आ रहे थे, मगर कह रहे थे हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। मगर अब नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है और चौधरी बिरादरान पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। और जवाब में क़ाफ लीग ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में नैब ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से भेजी गई रकूम के कोई ज़राए या सबूत मौजूद नहीं हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने इन बेनामी अकाउंट से भारी रकूम वसूल की है। नैब के मुताबिक साल 2004 से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 58 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल हुई। जब नैब ने ऐसे 5 अफराद से तहकीकात की जिन्होंने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के बेटों को रकम भेजी थी, तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि बादी नज़र में मुल्जिमान ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान रकम मुंतकली के लिए जाली शनाख्त इस्तेमाल की थी। 1985 से 2018 के दरमियान चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की दौलत में 2 अरब 55 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ। इस दौरान उनकी शेयर होल्डिंग में भी कई गुना इजाफा हुआ। 1985 में चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की शेयर होल्डिंग 21 लाख से कुछ ज्यादा थी, जो कि 2019 में बढ़कर 51 करोड़ से ज्यादा हो गई। चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली ने 12 करोड़ 30 लाख से जायद की जायदादें भी खरीदी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में भी 1985 से 2018 तक 4 अरब से जायद का इजाफा हुआ। उनकी शेयर होल्डिंग में 1985 से 2019 के दरमियान 3 अरब का इजाफा हुआ। इस दौरान चौधरी परवेज इलाही ने 25 करोड़ की जायदाद भी खरीदी, जबकि परवेज इलाही की फैमिली ने भी अपने अकाउंट्स में बैरून मुल्क बेनामी अकाउंट से 97 करोड़ की रकम वसूल की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वाले 3 अफराद से नैब ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि चौधरी बिरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसा मुंतकिल करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने बार बार चौधरी बिरादरान से उनकी आमदनी से जायद असासों के बारे में पूछा, मगर चौधरी बिरादरान उनके जराए बताने में नाकाम रहे। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। ये संगीन इल्जामात हैं। ऐसे ही इल्जामात नैब शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर भी लगा चुकी है। इस केस में मई में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था और ये उस मौक़िफ़ का जवाब नज़र आता है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि 19 साल कबल नैब ने हमारे खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात की तहकीकात की, मगर नाकाम रहा। चौधरी बिरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। हमारा सियासी खानदान है, इस केस के जरिए हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यानी हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर आज नैब ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और उसमें संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इन इल्ज़ाम पर जब हमने चौधरी परवेज इलाही से रब्ता किया तो उनके तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस केस में दरख्वास्त देने वाला भी नामालूम है और केस दोबारा खोलने की वजूहात भी नामालूम है। नैब 20 सालों में चौधरी साहिबान की तरफ से किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी चौधरी साहिबान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किसी करप्शन में किकबैक्स या बदउनवानी का कोई जिक्र नहीं है। नैब ने कर्जे लेने और माफ़ करने वाले का केस भी खुद ही बंद कर दिया है। नैब ने तस्लीम किया है कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ़ कराया। यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार बंद किए जाते हैं और खोल दिए जाते हैं। मजीद तर्जुमान ने कहा कि ये वो इल्ज़ामात हैं जो अपोजिशन नैब पर लगा रही थी और ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि सियासी इंजीनियरिंग बताते हैं। अब ये सारा का सारा मामला है। अब जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है वो हुकूमती इत्तेहादी भी लगाते नज़र आ रहे हैं। आला अदलिया भी ये कह रही है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारा का सारा मामला है, क्योंकि बई में आया था, बई में अदालत से रुजू किया था चौधरी बिरादरान ने, तो उस वक्त तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी हुकूमत में वजीर हैं, उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ दिया था, इधर देखिए। अब जो नैब 20 साल में असासाजात का पता नहीं लगा सकी, जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है।
उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे, एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं? अच्छा, लेकिन कोई रास्ता है? रास्ता है हामिद मीर साहब, मैं बता सकता हूँ जी, बताएं। जी, वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है, अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाके सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं, हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं, ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है। सबके बावजूद एक अच्छी बात यह है, हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी बात यह है कि नाराज़गी के बावजूद भी हुकूमत के अगर डिनर में नहीं भी गए तो बजट में हुकूमत को वोट दिया और हुकूमत ना गिराने की बात की गई थी परवेज़ इलाही की तरफ से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चक्की का आटा मजीद 2 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बार बार एक्शन लेने का ऐलान करते रहे हैं। रिपोर्ट्स भी बनवा चुके हैं, माफियाओं को मुसलसल खबरदार भी करते रहे हैं, सजाएं देने की वार्निंग भी देते रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्मेदारों तक पहुँचने के लिए कमेटियाँ और कमीशन तक बनवाए गए। ये भी कहा कि टाइगर फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखेगी, कीमतें नहीं बढ़ने देगी। रिपोर्ट सामने लाई गई, कीमतों में कमी करने के दावे किए गए, मगर माफियाओं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और सूरत हाल बेहतर होने की बजाय बिगड़ती जा रही है। उनके खिलाफ बयानात से आगे बढ़कर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म के नोटिस और वार्निंग्स के बावजूद चीनी और आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। कीमतें हर हफ्ते पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं और आज खुद हुकूमत की तरफ से जारी किए गए दादोशुमार यही बता रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, आज जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक, आटे की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.55% इजाफा हो गया है। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क भर में 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 993 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 20 किलो आटे की औसत कीमत 959 रुपये थी। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल से अब तक 20 किलो आटे की औसत कीमत में 120 रुपये का इजाफा हो चुका है। ये इजाफा इसलिए भी हैरानकुन है कि अप्रैल में गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, उससे पहले हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार खबरदार करते रहे कि आइंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे खौफ है, मुझे खदशा है कि जिस तरह पहले चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई की गई है, हमें खौफ है कि फिर अभी कोशिश की जाएगी। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम। वज़ीर-ए-आज़म ये दावे कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, तो 20 किलो आटे की कीमत 873 रुपये थी और आज 993 रुपये है खुद हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग्स के बाद आटे की कीमतें मजीद कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। 3 माह में 120 रुपये का मजीद इजाफा हो चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मजीद हो रही है। अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो आटा मिल ही महंगा रहा है, मगर पंजाब हुकूमत का दावा है कि आटे की कीमतों में कमी आई है और पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये का मिल रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने दावा किया तो हमने आपको मुख्तलिफ शहरियों से, दुकानदारों से बात करके दिखाया था कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी आवाम 860 रुपये का आटा नहीं खरीद रहे, महंगा आटा खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी क्वालिटी का आटा है, गैर मयारी आटा है। एक हफ्ते में उम्मीद की गई थी कि हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई करेगी, हमने हुकूमत पर की तवज्जो दिलाई थी, तो क्या फ़र्क पड़ गया? आटा 860 का मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है बदस्तूर गैर मयारी है, शहरी ख़रीद नहीं रहे। यानी मुल्क भर में हर सूबे में इस वक्त शहरी महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई या स्मगलिंग हो गई, खुद हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि गंदम आखिर गई कहाँ है। गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने कौमी असम्बली में इस बेबसी का इजहार किया था। उसके बाद तवक्को थी कि कमी आएगी, मगर आज खुद हुकूमती दादोशुमार बता रहे हैं कि उल्टा इजाफा हो गया। वो क्या कहते हैं, देखिए।
अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 18, 1900, 2000 तक चली गई, ख़ासतौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी, उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर ये बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए। और गंदम की कीमतों में यह अजूबा इस हफ्ते भी जारी रहा, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह चीनी की कीमतों में भी कमी तो क्या आती, मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क में कहीं भी चीनी औसतन 87 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं मिल रही। आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में मज़ीद 2.95% का इजाफा हो गया है। उससे पिछले हफ्ते भी 2.5 रुपये का इजाफा हो चुका था। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क में फ़ी किलो चीनी कम से कम 82 रुपये की और ज़्यादा से ज़्यादा 95 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, यानी 90 रुपये की नफसियाती हद भी क्रॉस हो गई और चीनी 95 रुपये पर पहुँच गई। पूरे मुल्क में औसत कीमत 88 रुपये फ़ी किलो है। और आटे की तरह चीनी की कीमतों में भी उस वक्त ज़्यादा इजाफा हुआ जब इस पर एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 27 फरवरी को चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई तो खुद हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक्त चीनी की औसत कीमत 79 रुपये फ़ी किलो थी। फिर चीनी बढ़ती चली गई और उसके बाद जब 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो चीनी की औसत कीमत 82 रुपये फ़ी किलो हो चुकी थी। मगर फिर भी चीनी की कीमत रुकी नहीं और अब चीनी की औसत कीमत 88 रुपये फ़ी किलो से 95 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। 100 रुपये की तरफ चीनी की कीमत बढ़ रही है। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपये के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को सालाना 5.5 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। चीनी की कीमत 63 रुपये 60 पैसे होनी चाहिए और 100 अरब रुपए का इजाफा खुद शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए का फ़ायदा पहले ही आवाम की जेब से शुगर मिल मालिकान ले जा चुके थे। अब 2 महीने इस रिपोर्ट को आए हो गए। चीनी 63 रुपये होनी चाहिए थी और उससे 25 रुपये ऊपर है, यानी शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मज़ीद 22 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए, रिपोर्ट के बाद 22 अरब रुपए, हो गए 122 अरब रुपए और हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमत सिर्फ रिपोर्ट को नज़र-ए-आम पर लाने का क्रेडिट लिए जा रही है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज 86 साल के बाद एक बार फिर से तुर्की के तारीखी और सयाहती मकाम आया सूफिया में जुमे की नमाज अदा कर दी गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने इस इवेंट की खास कवरेज की क्योंकि ये मकाम एक तारीखी हैसियत रखता है। मुसलमान और ईसाई दोनों की इस मकाम से तारीखी वाबस्तगी रही है, इसलिए दोनों मज़ाहिब इस मकाम को खास अहमियत देते हैं क्योंकि इस जगह की 1500 साल की तारीख है। 1500 साल की इस तारीख पर भी बात करेंगे कि कैसे आया सूफिया गिरजाघर से मस्जिद और फिर मस्जिद से म्यूज़ियम और फिर म्यूज़ियम से मस्जिद बना। पूरी एक तारीख है जिसमें तुर्क सदर तैयब अर्दोआन का अहम किरदार है। उन्होंने गुज़िश्ता साल इस्तांबुल के बल्दियाती इंतखाबात से पहले यह वादा किया था कि वो आया सूफिया में मस्जिद को बहाल कराएंगे। फिर 10 जुलाई को तुर्की की अदालत ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुनाया और अगले ही दिन तुर्क सदर ने मस्जिद बनाए जाने की मंजूरी दे दी और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि 24 जुलाई को जुमे की नमाज आया सूफिया में अदा की जाएगी। इस ऐलान के बाद तुर्की भर से लोग नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए। कुछ लोग तो रात को ही आ गए। सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ 1000 अफराद को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त दी गई। हज़ारों अफराद ने मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज जुमा अदा की। खुद तैयब अर्दोआन और उनकी काबीना ने भी आया सूफिया में नमाज जुमा अदा की। तुर्क सदर ने इस मौके पर तिलावत कुरान पाक भी की। तुर्क हुक्काम का कहना है कि आया सूफिया की तारीख़ी अहमियत बरकरार रहेगी। वहाँ मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों को आने की इजाज़त होगी। तुर्क हुक्काम के मुताबिक आया सूफिया में जो लगी तस्वीर हैं उनको नमाज के औकात में ढांप दिया जाएगा और फिर हटा दिया जाएगा।
باقی وقت میں یہ تصاویر نمائش کے لیے ظاہر رہیں گی، کیونکہ تاریخی ایک پس منظر ہے، وہ جب ٹورسٹ آئیں گے وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ طیب اردوان اس مقام کو خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ 11 جولائی کے اعلان کے بعد 20 جولائی کو خود ترک صدر نے آیا صوفیہ کا دورہ کیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ پھر جمعرات کو بھی وہ آیا صوفیہ آئے اور پھر انتظامات کا جائزہ لیا۔ طیب اردوان اس معاملے میں خاص دلچسپی دکھا رہے ہیں اور اسے بڑی تاریخی کامیابی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے اتحادی ممالک خاص طور پر یورپی یونین اور دنیا بھر کے عیسائی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کئی برس سے ترکی میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا صوفیہ کو میوزیم کی جگہ مسجد میں تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس جگہ 500 سال تک مسجد رہی ہے، مگر اس جگہ کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے۔ سن 537 میں بازنطینی بادشاہ نے قسطنطنیہ میں چرچ تعمیر کیا اور پھر 900 سال تک یہاں چرچ رہا۔ کئی برس تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ سمندر کے کنارے اور یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک اہمیت رہی، اور پھر جب روم کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو اس جگہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ عیسائی قسطنطنیہ خاص طور پر آیا صوفیہ کو مذہبی مرکز قرار دیتے تھے، یہاں اہم اجلاس ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد 1453 میں ترک حکمران سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 53 دن تک رہا اور پھر 29 مئی 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، اور فتح کے ساتھ عیسائی دنیا کا سب سے اہم مرکز آیا صوفیہ بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور پھر اس جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، مگر عمارت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی، صرف ایک مینار بنا دیا گیا اور ایک محراب تعمیر کیا گیا تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ پھر یہاں 500 سال تک مسجد قائم رہی، مگر پھر پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک، جنہوں نے ترکی میں سیکولرزم کی بنیاد رکھی، انہوں نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور یہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی دی۔ پھر 86 سالوں تک یہ جگہ بطور میوزیم استعمال ہوئی۔ اس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے یونیسکو نے اس جگہ کو عالمی ورثہ قرار دیا، اور پھر یہ نہ صرف ترکی بلکہ دنیا کا معروف ترین سیاحتی مرکز بن گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں سیاح آیا صوفیہ آنے لگے۔ گزشتہ سال یہاں 37 لاکھ سیاح آئے، 37 لاکھ، مگر پھر 10 جولائی کو ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ، جس میں اس عمارت کو مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسجد دوبارہ بحالی کا حکم دے دیا گیا۔ امریکہ، یورپی یونین، ترکی کے اہم اتحادی روس نے ترکی کے اس فیصلے کی مذمت کی، اور ترکی کے اپنے پڑوسی ملک یونان سے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ یونان میں لاکھوں عیسائی رہتے ہیں اور یونان کی حکومت نے اس فیصلے کو کھلی اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ یونیسکو نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ بات چیت کیے بغیر کیا گیا۔ عیسائیوں کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ پوپ فرانسس نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ کے بارے میں سوچتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے کہا کہ اس فیصلے سے لاکھوں عیسائیوں کو مایوسی ہوگی۔ عیسائیوں کے عالمی تنظیم ورلڈ کاؤنسل آف چرچز نے بھی کہا کہ اس فیصلے سے تفریق بڑھے گی۔ اس فیصلے کا ایک پس منظر ہے۔ ترک صدر طیب اردوان پر الزام لگا کہ وہ گزشتہ 17 برس سے اقتدار میں ہیں، مگر انہوں نے مسجد کی بحالی کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا جب ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی تھی اور ترکی کی معاشی صورتحال بگڑ رہی تھی، اور اس صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے حال ہی میں جاری ہونے والے ایک سروے کے مطابق 44% آبادی کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ صرف 29% آبادی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی خواہش تھی جو پوری کر دی گئی۔ 44% ترک اسے سیاسی فیصلہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں طیب اردوان کی ایک پوزیشن رہی ہے۔ اپنی سیاست کے ابتدا میں انہوں نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی حمایت کی، مگر جب اقتدار ملا تو ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی۔ ترکی کے اپنے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 17 مارچ 2019 کو ترک صدر نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کے پاس موجود مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ لوگ پہلے برابر والی سلطان احمد مسجد تو بھر لیں، پھر کہیں کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی اور بلدیاتی انتخابات کی مہم میں عوام سے وعدہ کیا کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنایا جائے گا۔ طیب اردوان کے اس وعدے کو انتخابات میں کامیابی کی کوشش قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی
ان کی پارٹی 25 سال کے بعد استنبول کا بلدیاتی انتخاب ہار گئی۔ یہ طیب اردوان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ طیب اردوان کو اس فیصلے کی کیوں ضرورت پڑی، اس کے لیے طیب اردوان کی سیاست کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ طیب اردوان نے اپنی سیاست کا آغاز یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران کر دیا۔ یونیورسٹی میں ان کی ملاقات نجم الدین اربکان نامی سیاستدان سے ہوئی، جو ترکی میں سیکولرزم کے خلاف اور اسلام پسند لیڈر تھے۔ نجم الدین اربکان نے 1980 میں مارشل لاء کے بعد اپنی ویلفیئر پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1991 میں اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے طیب اردوان پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے، مگر ٹیکنیکل بنیادوں پر انہیں یہ نشست حاصل نہیں کرنے دی گئی۔ پھر 1994 میں استنبول شہر کے وہ میئر بن گئے اور یہیں سے ان کی مقبولیت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے شہر میں ترقیاتی کام کرائے، شہر میں صفائی ہوئی، پانی کے مسائل حل ہوئے، آلودگی کا مسئلہ حل ہوا، انفراسٹرکچر بہتر ہوا۔ بہت سی جماعتوں نے طیب اردوان اور ان کے ریفارمز کو ایک ماڈل کے طور پر اپنایا۔ صرف یہی نہیں، جس مذہبی جماعت سے وہ وابستہ تھے وہ 1995 میں عام انتخابات جیت گئی، اور یہ ترکی کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا جب کسی اسلامسٹ پارٹی نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور 1996 میں نجم الدین اربکان ترکی کے پہلے اسلامسٹ وزیر اعظم بنے، مگر صرف 1 سال کے اندر ترکی کی فوج نے، ترکی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے اسلامی نظریات کمال اتاترک کے سیکولر نظریات کے لیے خطرہ ہیں۔ اور پھر استنبول کے میئر طیب اردوان نے مظاہرے کے دوران ایک نظم پڑھی اور اپنے اسلامی نظریات کا پرچار کیا، جو بہت مقبول ہوئی۔ نظم کچھ یوں تھی کہ مساجد ہمارے بیرک ہیں، مینار ہماری تلوار ہیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ ہیں، اور مومن ہمارے فوجی ہیں۔ اس نظم نے بھی ترکی کی اسٹیبلشمنٹ کو برہم کر دیا اور ترکی کی سیکولر عدلیہ نے اسے کمالزم کے خلاف ورزی قرار دیا اور طیب اردوان کو 10 مہینے قید کی سزا سنا دی۔ طیب اردوان نے 4 ماہ سزا کاٹی اور انہیں میئر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان پر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پابندی عائد ہو گئی اور ان کی جماعت ویلفیئر پارٹی پر بھی پابندی لگ گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ طیب اردوان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ مگر جیل سے واپسی پر طیب اردوان نے اسلامی ایجنڈے کے تحت اپنے سپورٹرز کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ویلفیئر پارٹی سے علیحدہ ہو گئے اور صرف 2 سال کے اندر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تشکیل دی۔ بری معیشت سے تنگ ترک عوام نے ایک منفرد فیصلہ کیا۔ 2002 کے انتخابات میں طیب اردوان کی جماعت نے تاریخی کامیابی حاصل کی، پھر قوانین میں ترامیم کی گئیں اور طیب اردوان وزیر اعظم بن گئے، اور اقتدار کے آغاز میں ہی انہوں نے مغربی ممالک سے معاشی اور سفارتی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دن ترکی یورپی یونین کا حصہ بن جائے۔ اردوان کو احساس تھا کہ ان کی جیت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ترکی کے عوام معاشی کرائسس سے بیزار تھے۔ وہ کرپشن، معاشی بدحالی اور سیاسی عدم استحکام جو مختلف سیاسی جماعتوں کے حکومتی اتحاد سے پیدا ہوا تھا، اس سے بیزار آ چکے تھے۔ اردوان کی جماعت کے پاس زبردست اکثریت تھی، یعنی سیاسی عدم استحکام نہیں تھا، اور معیشت کو بہتر کرنے کا بہترین موقع تھا۔ طیب اردوان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کے ساتھ ساتھ دیگر اصلاحات شروع کر دی، جس میں عدالتی نظام میں اصلاحات، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اصلاحات، فوج کی سیاسی مداخلت کو کم کرنا سب شامل ہے، تاکہ یورپی یونین میں شمولیت کی شرائط کو پورا کیا جا سکے۔ اردوان نے ترکی میں موجود کردوں اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے لیے اصلاحات کا آغاز کا اعلان بھی کر دیا۔ بہتر انفراسٹرکچر، بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی بنائی، اور پھر دیکھتے دیکھتے ترکی میں زبردست معاشی ترقی کا آغاز شروع ہوا۔ بیرونی سرمایہ کاری آنے لگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، اور پھر ترکی نے صرف 9 سال میں، یعنی 2002 سے 2011 تک 7.5% کی اوسط ترقی دیکھی۔ شرح سود کم ہوئی، مہنگائی نیچے آ گئی، روزگار میں اضافہ ہوا، جس سے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا، کاروبار کا پہیہ چلا، ترکی کے لوگ سرمایہ کاروں نے بھرپور سرمایہ کاری کی، اور پھر پوری دنیا سے ترکی میں سرمایہ کاری ہوئی۔ معاشی ترقی کی وجہ سے اردوان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور ترکی کا سفارتی کردار بھی دنیا بھر میں بڑھنے لگا۔ طیب اردوان ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ طیب اردوان کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی کی معیشت میں 525 ارب ڈالرز، یعنی پاکستان کی معیشت کا تقریباً دگنا، ٹوٹل سائز کا تقریباً دگنا، 525 ارب ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی، جس میں براہ راست سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری، ترکی کی کمپنی اور حکومت کی طرف سے لیے گئے قرض شامل تھے۔ ترکی کی معیشت میں سالانہ یعنی 35 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی، یعنی دنیا ترکی کی معیشت کے مستقبل پر اعتماد دنیا کا بڑھ گیا۔ 2002 میں ترکی کی آبادی دنیا کی آبادی کا 1.3% تھی، مگر اس کا دنیا کی معیشت میں کردار بہت کم، یعنی صرف 0.7% تھا، یعنی اپنی آبادی کے تناسب سے کم۔ مگر پھر 2008 میں ترکی کا کردار دنیا کی معیشت میں 1.2% ہو گیا، یعنی معاشی کردار اپنی آبادی کے تناسب سے کم تھا، اور وہ آبادی کے تناسب سے صرف 6 سالوں میں زیادہ ہو گیا۔
एर्दोगान कोशिश कर रहे थे कि तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, इसलिए जमहूरी जितनी भी क्वालिटीज़ थी उनको अपनाने की कोशिश कर रहे थे। 2010 और 2011 में तुर्की की शरह 9.2% और 8.8% तक पहुँच गई। मुआशी तरक्की की वजह से तैयब एर्दोगान एक ताकतवर जमहूरी हुक्मरान बन गए थे और तरक्की के साथ साथ वो पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल भी हो रहे थे, क्योंकि तरक्की कर रहा था तुर्की, तो उनकी मकबूलियत भी बढ़ रही थी तुर्की के अंदर भी और दुनिया में भी। मुआशी तरक्की की वजह से फ़ौज का मुल्क में किरदार सुधरता जा रहा था। जहाँ तुर्की तरक्की कर रहा था तो वहीं साजिशें भी पनप रही थी। 2007 में इस्तांबुल पुलिस ने एक साजिश का पता लगाया जो तुर्की की फ़ौज अपने ही वज़ीर आज़म तैयब एर्दोगान के खिलाफ तैयार कर रही थी। तैयब एर्दोगान जो पहले ही फ़ौज की मुदाखलत को कम करने का वादा कर चुके थे, उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया और फिर ये दावा सामने आया कि फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिविलियन अहदेदार, पुलिस हुक्काम, जर्नलिस्ट, असातिज़ा, बिजनेसमैन और माफियाओं के लोग भी शामिल हैं जो तैयब एर्दोगान को ओहदे से हटाना चाहते हैं। 5 साल के ट्रायल के बाद 2013 में बगावत और साजिश के इल्ज़ामात में सज़ाएँ हुई। 17 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसका ताल्लुक फ़ौज से, तदरीस से, इसके अलावा मीडिया सबसे था। तैयब एर्दोगान के रवैये में भी तब्दीली आने लगी। फिर एर्दोगान को तनकीद बुरी लगने लगी, मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत ना रही और देखते देखते तैयब एर्दोगान का किरदार एक जमहूरी रिफॉर्मिस्ट लीडर से एक सख्त आमिर लीडर में बदलता चला गया। अदलिया में जो रिफॉर्म्स हुई वो वापस होने लगी, मीडिया की आज़ादी में कदगने लगने लगी, मुखालिफ गिरफ्तार होना शुरू हुए, इख्तिलाफ करने वाले अवाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए चढ़ाई कर दी गई। वो अवाम जो इस्तांबुल के गाजी पार्क को बिल्डिंग प्रोजेक्ट में तब्दील करने पर एहतजाज कर रहे थे, वो उन पर चढ़ाई कर दी गई और देखते देखते मामला ख़राब होते चले गए। एर्दोगान की अपनी हुकूमत और वज़रा पर संगीन करप्शन के इल्ज़ाम सामने आने लगे। एर्दोगान खुद पर होने वाली तनकीद को साजिश करार देने लगे, सख्ती बढ़ाई गई, मीडिया और अपोजिशन को बर्दाश्त करने का हौसला ख़त्म हो गया। तैयब एर्दोगान ने ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद कर दिया। 2014 में वज़ीर आज़म एर्दोगान ने सदर एर्दोगान बनने के लिए इलेक्शन लड़ा, कामयाब हो गए और फिर तुर्की का सफ़र पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ शुरू हुआ। ये खदशा पैदा हुआ कि तुर्की जमहूरियत से दूर हो जाएगा और एर्दोगान रूसी सदर प्यूटन की तरह एक आमिर सदर बनने जा रहे हैं। जिसके बाद 2016 में तुर्की की फ़ौज ने एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की और वो एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई। एर्दोगान गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गए और फिर उन्होंने मुल्क गिर क्रैकडाउन का आगाज़ किया, जो सिर्फ फ़ौज तक महदूद नहीं था बल्कि सिविलियन इदारों, पुलिस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, मीडिया हाउसेज, सबके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। इन तमाम शोबों से वाबस्ता लोग गिरफ्तार हुए। मिलिट्री कू की कोशिश नाकाम होने के बाद एर्दोगान ने इस मौके को मुखालफिन के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया। 50,000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार किए गए, 1,50,000 सरकारी मुलाजमीन नौकरियों से निकाल दिए गए, फतहुल्लाह गुलन के स्कूल नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया गया, मुखालिफ सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया, मुखालिफ चैनल्स और अखबारों पर क्रैकडाउन किया गया, अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो गई और फिर एर्दोगान ने मज़ीद इख्तियारात के लिए तुर्की में रेफरेंडम कराया और 2017 में 48% के मुकाबले में 51% वोटों की मामूली बढ़तरी के साथ मज़ीद इख्तियारात लेने में कामयाब हो गए। अपोजिशन ने इस रेफरेंडम में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और फिर 2018 में वो 53% वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए, एक ऐसे सदर जिनके पास बेपनाह इख्तियारात थे और उन्होंने वादा किया कि इन इख्तियारात के साथ और सदारती निज़ाम के साथ वो तुर्की की मईशत को अब तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे और वो दोबारा तरक्की लेके आएंगे। तुर्की में आज़ादी इज़हार राय पर कदगनों, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों, नाक़िद मीडिया चैनल्स और अखबारात पर पाबंदियों, अपोजिशन की गिरफ्तारियों और फिर पार्लिमानी निज़ाम को एक बार फिर भरपूर किस्म के ताकतवर सदारती निज़ाम में बदलने के बाद क्या एर्दोगान तुर्की को तरक्की की राह पर लाने में कामयाब हुए? आइए जायज़ा लेते हैं। 2013 के बाद एर्दोगान ताकतवर से ताकतवर होते चले गए और तुर्की की मईशत मुसलसल गिरती चली गई। 2018 में तुर्की की करेंसी लिरा क्रैश कर गई। 2018 में लिरा अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 35% गिर गया। करेंसी गिरने की वजह से महंगाई 25% की बुलंदतरीन सतह पर चली गई। तुर्की की मईशत रिसेशन में चली गई। इस्तांबुल, जहां से तैयब एर्दोगान ने अपनी सियासत का आगाज़ किया और जो उनका सियासी गढ़ समझा जाता था, वहाँ एर्दोगान की जमात लोकल इलेक्शन हार गई। एर्दोगान ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर हार गए और तुर्की की मईशत में बेपनाह महंगाई, मुआशी गिरावट, करेंसी के गिरने, बैरूनी सरमायाकारी वापस जाने, बड़ी बड़ी कंपनियों के दिवालिया होने, बेरोजगारी बढ़ने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो अभी जारी है। तुर्की की मईशत को ब्रेक लग गया, जो 2002 से 2011 तक की तरक्की थी उसे ब्रेक लग गया और जून में तुर्की में महंगाई की शरह अभी भी 12.6% थी। तुर्की की मुआशी तरक्की इस साल दीगर मईशतों की तरह 5% मनफी होने का खदशा है, मगर अगले साल भी बहुत ज़्यादा तेज़ रिकवरी का इम्कान नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुर्की की करेंसी लिरा मई में तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची, मगर मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, इसलिए मजीद गिरेगी क्योंकि अपने बेपनाह इख्तियारात के साथ सदर एर्दोगान तुर्की के स्टेट बैंक को भी कंट्रोल करते हैं और 12.6% महंगाई की शरह के बावजूद उन्होंने शरह सूद 8.25% रखी हुई है ताकि सरमायाकारी हो। जबकि मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक
इस शरह सूद के साथ ना तो महंगाई नीचे आएगी, ना ही मईशत संभलेगी। गिरते हुए लिरा को संभालने के लिए तुर्की के स्टेट बैंक के जरिए डॉलर्स मार्केट में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुर्की के ज़र मुबादला के ज़खायर जो पहले ही गिर रहे थे, 2019 के अख्ताम पर 87 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, अब मजीद गिरकर महज 33 अरब डॉलर्स की सतह पर आ चुके हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक तुर्की का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिस्क बहुत बढ़ गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से उसमें मजीद इजाफा हुआ है। 2 साल में पार्लिमानी निज़ाम से इंतहाई ताकतवर सदारती निज़ाम में जाने के बाद और ये वादा करने के बाद कि अब मईशत बेहतर होगी और तुर्की के अच्छे दिन वापस आएंगे, तुर्की ने मजीद बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा देखा है, मुआशी तरक्की में कमी देखी है। गुज़िश्ता 2 सालों में मईशत फैलने के बजाय 125 अरब डॉलर से सुकड़ चुकी है। महंगाई 12.6% है। शरह सूद जो कि 24% तक चली गई थी वो अब 8.25% है, मगर उसमें अब बढ़ने के इम्कानात हैं। बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, पहले से ख़राब मईशत कोरोना वायरस के बाद और बदहाली का शिकार हो गई है। बजट खसारा बढ़ गया है, पहले ही काबू से बाहर हो रहा था। बैरूनी सरमायाकारी में कमी आ गई है। एतमाद कम होने की वजह से पहले सरमायाकारी आ रही थी, अब बाहर जा रही है। 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी तुर्की से निकल चुकी है। करंट अकाउंट खसारे को तुर्की का स्टेट बैंक अपने ज़र मुबादला के ज़खायर खर्च करके पूरा कर रहा है और इक़्तिदार में आने के बाद और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्क सदर ने जो मुआशी तरक्की और जमहूरी रिफॉर्म्स का सफ़र शुरू किया था, जिससे तुर्की का दुनिया की मईशत में हिस्सा 0.7% से बढ़कर 1.2% हो गया था, वो अब वापस कम हो गया है और 0.89% रह गया है। इख्तियारात हासिल करने की ख्वाहिश की कीमत मुआशी बदहाली ने अदा की। इसी तरह तैयब अर्दोगान दबाव में है। मईशत की बहाली उनका सबसे बड़ा हथियार है। अब ये मईशत उनके लिए इम्तिहान बन रही है और ये कहा जा रहा है कि इस दबाव से निकलने के लिए तैयब अर्दोगान ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने का फैसला किया है। हालांकि वो खुद पहले जो मुतालबा करते थे जब लोग तो कहते थे कि बराबर वाली मस्जिद को तो भर लो, फिर आया सूफिया की बात करो, मगर अब वो ऐसा ही कर रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करें। ICJ ने पाकिस्तान पर एक ऑब्लिगेशन राइज की और वो ऑब्लिगेशन ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इफ़ेक्टिव रिव्यू और रिकन्सिडरेशन के लिए कानून बनाए। ICJ के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया, इसको पास किया गया या प्रोमलगेट किया गया। और बाय द वे NRO वो चीज़ होती है जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO निकाला था कि उन्होंने माफ़ कर दी थी, सज़ाएं माफ़ कर दी थी, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी थी। यहाँ किसी किस्म की कोई सज़ा ना माफ़ की गई है, ना कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग कोई ख़त्म की गई है। सज़ा ख़त्म ICJ ने नहीं की, इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सज़ा ख़त्म नहीं की। अगर सज़ा ख़त्म होती तो सर मैं आपके साथ वहाँ खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा होता। सज़ा ख़त्म नहीं हुई तो ये तो बुनियादी तौर पे ये NRO तो है नहीं। ये साबित ये करता है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए हर तरह से हर कोशिश करेगा। आज ही हल्फ उठा के वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने बड़े बेहतर अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन किया। माजी में भी इस इशू पर सियासत गलत थी, अब भी गलत है। पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए लाजमी है कि ऐसे इशूज़ पर सियासत ना की जाए। दादी जी अल्लाह।